नमस्कार। क्या खरीदें क्या बेचें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है। आज का बाजार कैसा रहेगा, कहां आपको मुनाफा हो सकता है, किन शेयरों में आप कमाई कर सकते हैं, जहां पे खरीदारी या बिकवाली की जा सकती है, इन सब पर फोकस करेंगे। लेकिन गुरुवार को हमने देखा था मार्केट में ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला था। एक्सपायरी का दिन था, वीकली एक्सपायरी थी, इसलिए उठापटक देखने को मिली। लेकिन आज की तैयारी कैसे करनी है, इस पर हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रेलिगर ब्रोकिंग के सीनियर वीपी रिटेल रिसर्च रवि सिंह जी हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हो रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। जी धन्यवाद मुझे यहाँ पर एक बार फिर से बुलाने के लिए। तो मार्केट्स में हम आज कहां फोकस कर सकते हैं उसकी बातचीत करें। लेकिन कल का बाजार कैसा था, यानी कि गुरुवार को जो वीकली एक्सपायरी थी वादा बाजार की, उसमें किस तरह का एक्शन देखने को मिला, जल्दी से आपके सामने पहले वो रख देते हैं, फिर बात करेंगे कि आज के बाजार पर कैसे फोकस करना है, कैसे रणनीति बनानी है। तीनों इंडाइसिस हमने देखा हरे निशान में जाकर बंद होते हुए नजर आए थे। भारी उतार चढ़ाव था, जैसा एक्सपेक्टेड रहता ही है, क्योंकि वीकली एक्सपायरी का दिन था तो उठापटक होना तो लाजमी है। लेकिन चौथे दिन लगातार मार्केट्स में मजबूती के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। भले ही निफ्टी 15 पॉइंट, सेंसेक्स 63 पॉइंट, बैंक निफ्टी 14 अंक ऊपर बंद हुआ, लेकिन मजबूती के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली। और निफ्टी ने पहली बार दिन के दौरान 24,400 का जो लेवल है उसको पार किया। 24,401 नया रिकॉर्ड हाई लेवल है जो कि निफ्टी ने दिन के दौरान छुआ था। इसके अलावा सेंसेक्स की बात करें तो 80,392 ये नया रिकॉर्ड हाई लेवल था जो कि सेंसेक्स की ओर से टच किया गया। बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा थी। बैंक निफ्टी ने भी रिकॉर्ड हाई टच किया 53,357 का, लेकिन दिन के दौरान लाल निशान में भी फिसला था। अच्छी बात यह है कि रिकवरी लेकर हरे निशान में ही क्लोजिंग देखने को मिली। और इंटरडे लो से तो अगर आप देखें 350 अंकों से ज़्यादा की रिकवरी बैंक निफ्टी में लोअर लेवल से देखने को मिली थी। कहां से बाजार को सपोर्ट आ रहा था उसमें अगर हम बात करें तो हेल्थ केयर फार्मा कल का स्टार परफॉर्मर था। ज़बरदस्त एक्शन था जो फार्मा शेयरों में और हेल्थ केयर शेयरों में। इसके अलावा आईटी तो लगातार 2-3 दिन से ही परफॉर्म कर रहा है, और पीएसयू और उसके साथ साथ ऑटो 2 दिन से गिर रहा था, उसके बाद अब रिकवरी देखने को मिली और क्लोजिंग मजबूती के साथ देखने को मिली। लेकिन कंज्यूमर ड्यूरेबल, उसके साथ साथ एफएमसीजी और कुछ एनबीएफसी सेक्टर के स्टॉक्स ऐसे थे जो कि बाजार में मजबूत बाजार था, लेकिन फिर भी गिरावट के साथ वहां पे क्लोजिंग देखने को मिली। निफ्टी के टॉप गेनर्स की अगर हम बात करें तो उसमें एचसीएल टेक सबसे ऊपर आपको नजर आएगा। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, टाटा मोटर्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि टॉप गेनर्स थे। इसमें आप सन फार्मा, इन्फोसिस, टीसीएस को भी जोड़ सकते हैं। गिरने वाले शेयरों में सरप्राइजिंगली एचडीएफसी बैंक था जो कि 2-3 दिन से लगातार मजबूत हो रहा था। उसके साथ साथ बजाज फाइनेंस जिसके बिजनेस अपडेट्स आए थे, और विप्रो जहां पे सीएलएसए के अपग्रेड के बाद लगातार 2 दिन से मजबूती देखने को मिली थी, वो निफ्टी का टॉप लूजर था। और इसमें अदानी एंटरप्राइजेस और टेक महिंद्रा के नाम भी शामिल किए जा सकते हैं। एडवांस डिक्लाइन एडवांसिस के फेवर में थे। 1383 शेयर चढ़कर बंद हुए। 1091 शेयर जो कि गिर रहे थे उसके मुकाबले। एडवांस डिक्लाइन 2:1 से कम हुआ है परसों के मुकाबले, लेकिन कल के सेशन में भी मजबूती वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा नजर आ रही थी। और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स जो कि ब्रॉडर मार्केट्स को दिखाते हैं, उनमें हमने देखा दोनों इंडाइसिस में 325 अंकों से ज़्यादा की मजबूती के साथ ही कल के सेशन में क्लोजिंग देखने को मिली। वायदा बाजार की बात करें तो जैसे मैंने हाईलाइट किया कि हेल्थ केयर फार्मा टॉप परफॉर्मर था, उसमें लुपिन एक स्टॉक था। 8% की दमदार तेजी लेकर स्टॉक बंद हुआ। लॉरस लैब, जाइडस लाइफ, ये वायदा बाजार के टॉप गेनर्स थे। इसमें परसिस्टेंट, डॉक्टर लाल, ग्रैनुल जैसे शेयर भी आप शामिल कर सकते हैं। और लूजर्स की अगर आप बात करें तो एक पॉकेट जो कि साफ तौर पे हाईलाइट हो रहा था वो है सीमेंट एज अ पैक का। रेमको सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, एसीसी, ये गिरने वाले शेयरों की सूची में शामिल थे, और उसमें बंधन बैंक को भी आप शामिल कर सकते हैं। ओवरऑल मार्केट की बात करें बीएसई 500 के शेयरों में तो मजगांव डॉक, होनासा कंज्यूमर, एस्ट्राजेनेका, एनबीसीसी, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि बाजार में दमदार तेजी दिखा रहे थे। और गिरने वाले शेयरों में कुछ एनबीएफसीज के नाम से, जिसमें होम फर्स्ट फाइनेंस, आवास फाइनेंसियर्स, नुआमा वेल्थ, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि गिरावट के साथ वीकली एक्सपायरी के दिन जहां पे क्लोजिंग देखने को मिली। रवि सर, हमने मार्केट्स में देखा कि कुछ स्टॉक स्पेसिफिक और जो सेक्टर स्पेसिफिक चर्निंग है उसके जो संकेत है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन बाजार में जो कल की उठापटक हमने देखी, जो एक वॉलिटिलिटी थी, क्या उससे कोई घबराने वाली बात है? केवल वीकली एक्सपायरी का ही फिनोमेना जिस वजह से इतनी ज़्यादा उठापटक बाजार में देखने को मिली? देखिए अगर एक्सपायरी का दिन हो और आपको उठापटक ना देखने को मिले तो मुझे लगता है कि फिर तो संदीप जी मार्केट एक्चुअली में चल ही नहीं रहा है। और उठापटक सिर्फ इसीलिए देखने को मिलती है जब वीकली एक्सपायरी होती है, और दूसरे दिन मार्केट, आज यानी कि मार्केट एकदम शांत आपको नजर आएगा। अब हम्म। चूंकि इस समय अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि निफ्टी हो या सेंसेक्स हो या बैंक निफ्टी हो, हम्म। फिलहाल आपका जो है कि क्या खरीदे और क्या बेचें, तो मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ खरीदे और कुछ बहुत ही बेचें। कुछ ऐसा ही यहाँ पर मार्केट जो है वो बिहेव कर रहा है। और हम्म। इस समय निफ्टी के लेवल्स को अगर देखते हैं तो मुझे लगता है एक बात का ध्यान रखें, अगर निफ्टी
यहाँ पर 24,320 और 330 के ऊपर खुलता है, चलता है, तो फिर से दौड़ चलेगी। और दौड़ कहां तक जाएगी? वापस से हम 400, 450, और बहुत जल्द मुझे लगता है आज अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कल या परसों में, यानी कि अगले जो 2 ट्रेडिंग सेशंस होंगे उसमें हम 24,500 तक के लेवल दिख सकते हैं। गिरावट कहां पर आएगी? जब तक अब 24,100 के नीचे मार्केट ट्रेड नहीं होता, तब हम्म। तक वीक होने के यहाँ पर संकेत कम है। अब आपके पास सिनेरियो होता है कि अगर नीचे खुले तो क्या करें? नीचे खुले तो भी बाय करना है, ऊपर खुल जाए तो भी बाय करना है, तो दोनों ही साइड से अगर देखते हैं तो यहाँ पर बाइंग मोमेंटम ज्यादा है। तो जब तक 24,100 इंटैक्ट है मार्केट में कोई घबराने की जरूरत नहीं है आपको। बाय ऑन डिप्स या तो फिर अगर उछाल के साथ भी बाजार खुलता है, गैप अप ओपनिंग भी होती है, तो आपको खरीदारी करके ही चलना है। 24,320 के ऊपर अगर मार्केट चलने लगता है तो फिर 24,400, 450 और उसके बाद 2 से 3 दिन में 24,500 तक के जो लेवल्स हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। कल के सेशन में 24,400 का लेवल एक समय कॉन्कर हो गया था, लेकिन क्लोजिंग वहां नहीं देखने को मिली। हायर लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग मार्केट्स में देखने को मिली, लेकिन कोई ऐसी घबराने की दिक्कत की बात नहीं है जब तक 24,100 निफ्टी के ऊपर इंटैक्ट है। इसके अलावा सर अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में भी हमने देखा भारी उतार चढ़ाव था। एक समय तो बैंक निफ्टी लाल निशान में भी फिसल गया था। क्या केवल एचडीएफसी बैंक जो कि कल 2-2.5% के आसपास की कमजोरी के साथ बंद हुआ, उस वजह से बैंक निफ्टी में इतना प्रेशर देखने को मिला था, या आपको लग रहा है कि अब दिग्गज थोड़ा सा थकने लगे हैं, फिर से जो मिड कैप साइड के स्टॉक्स हैं या फिर जो पीएसयू स्टॉक्स हैं वहां पर ज्यादा फोकस बढ़ता हुआ दिखेगा? देखिए, बैंकिंग काउंटर में कोई थकावट नहीं है, थोड़ी रुकावट जरूर आपको देखने को मिल सकती है। और संदीप जी, खास बात यह है कि एक भाई चल चुका है। एक भाई मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एचडीएफसी 2 कदम आगे निकल गया रेस में, आप आईसीआईसी से आगे निकल चुका है, तो थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद लोगों ने सोचा प्रॉफिट बुक कर लें, और इसी वजह से। और वैसे ये उचित स्ट्रैटेजी भी है, अगर एक दिन में आपको इतनी बड़ी रैली मिले तो दूसरे दिन प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए। अब आईसीआईसी बैंक को जहां पर देखते हैं, मुझे लगता है इसमें दमखम वापस लौट रहा है, और ये जल्दी एचडीएफसी के बॉर्डर की तरफ आएगा, यानी कि 1600, 1400, 1650 की तरफ आएगा, तो लॉन्ग टर्म ट्रेड के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग में तो अभी बेयरिशनेस के कोई साइन नहीं दिखाई दे रहे हैं। जहां तक लेवल्स की बात की जाए तो अभी 53,000 के पास मार्केट क्लोज हुआ है। अपसाइड में 53,700 तक के टारगेट बहुत आसानी से अचीव होते हुए नजर आएंगे, तो कोई ऐसी बहुत परेशानी की बात नहीं है। डिप पे बाय की स्ट्रैटेजी रखें। हाँ, सेंटिमेंट कहां पर खराब होंगे उन लेवल्स का जरूर ध्यान रखें। खराब होंगे जब ये 52,700 के नीचे क्लोज करेगा, और जब तक नीचे नहीं है तब तक आप ऊपर ही चलिए। अब अगर कल का मार्केट कल जिस हिसाब से स्ट्रैटेजी रखी थी वो आज के हिसाब से अगर रखनी है, तो यहां पर क्या करना है? 53,150, 200 इन लेवल्स पर मार्केट पे बाय की स्ट्रैटेजी रखिए। 53,500 पे प्रॉफिट बुक की स्ट्रैटेजी रखिए। 2 दिन ठीक ठाक डीके वालों को यहां पर मौका मिलेगा, जो कि 53,700 या फिर लोअर साइड पे 52,700, ये कॉल पुट के रेशियोज देख लीजिए, इनमें थोड़ा सा कंप्रेशन दिखाई देगा और ये थोड़े प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जाएंगे, तो यहां पर थीटा डीके भी आपको मिलेगा। ये स्ट्रैटेजी अपनाएंगे तो आपका प्रॉफिट और चमकता हुआ नजर आएगा। चलिए, तो 52,700 का लेवल बैंक निफ्टी पे और 24,100 का लेवल निफ्टी पे, ये दोनों लेवल्स को ध्यान से आप पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए। जब तक ये लेवल्स इंटैक्ट हैं, नहीं टूटते हैं, तब तक इन दोनों इंडाइसिस में कोई थकावट या कोई भी गिरावट की अंदेशा आपको नहीं करके चलना चाहिए। तो इनमें आपको तेज़ी ही करके चलना चाहिए। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में तो ऊपर की ओर 53,500 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं। वहाँ पे आप चाहें तो एक बार को प्रॉफिट बुकिंग का मन बना के चल सकते हैं। कल का स्टार परफॉर्मर था हेल्थ केयर फार्मा सेक्टर। सर, काफ़ी दिनों के बाद हमने देखा है कि हेल्थ केयर फार्मा स्टॉक्स में तेज़ी आई, और जो तेज़ी आई भी है बहुत दमदार थी। लुपिन जैसा स्टॉक एक दिन में 8% चल जाए, वो भी वायदा बाजार में, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। और लुपिन के अलावा भी आप देखें, मेट्रोपोलिस हुआ, लॉरस लैब्स हुआ, जाइडस लाइफ हुआ, ऑरोबिंदो फार्मा, टोरेंट फार्मा, ये सब 2 से 4% के आसपास की मजबूती के साथ ही कल के सेशन में क्लोज होते हुए नजर आए हैं। तो क्या हेल्थ केयर फार्मा में एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट शुरू हुआ है? कोई ऐसे स्टॉक्स जो आपको पसंद आ रहे हो फार्मा स्पेस से? देखिए, फार्मा सेक्टर पे जब भी मेरे निवेश के को समझ में आता है तो मुझे लुपिन, सन फार्मा, औरो फार्मा, ये ग्लेनमार्क, ये मेरी टॉप लिस्ट में होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इनमें पोजीशंस आपको इंटैक्ट रखनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में अगर कोई बड़ी गिरावट के संकेत बनते हैं तो इन स्टॉक्स में सपोर्ट भी मिलता है। लेकिन यही स्टॉक्स यहाँ पर चल गए हैं तो आपको मौका है अभी भी।
यहां से अगर लुपिन को देखते हैं तो मुझे लगता है कि 2000 के टारगेट कोई बहुत बड़े दूर लेवल नहीं है, तो आपको पोजीशन रखनी है, लेकिन फ्रेश बाय करने से थोड़ा बचना है। दूसरा स्टॉक्स अगर इस समय देखते हैं जिसमें कि सन फार्मा है। देखिए सन फार्मा पे 1000 था तब भी महंगा लग रहा था कि बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, गिर जाएगा। आज 1600 के पास, 1550 के पास है, तो भी लग रहा है। लेकिन मुझे लगता है लॉन्ग टर्म ट्रेड पे अगर पोर्टफोलियो है तो इस स्टॉक को ऐड करने में एसआईपी जैसे स्टॉक्स हैं जिनको कि आपको लेते रहना चाहिए। ग्लेन मार्क थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है, कम चला है लेकिन ज्यादा चल सकता है। 1450 तक के लक्ष्य देखने को मिलेंगे। 1295 क्लोज हुआ है, मुझे लगता है यहाँ पर एक बार 40 रुपए से बिड करनी चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर लग रहा है। चलिए, तो 4 स्टॉक्स हैं फार्मा सेक्टर में, जिसमें दिग्गज, जिसमें लुपिन है, सन फार्मा, औरोबिंदो फार्मा और ग्लेनमार्क फार्मा, जिनमें अभी भी तेज़ी की गुंजाइश बचती है, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें फिलहाल फ्रेश पोजीशन से आपको बचना चाहिए। ग्लेनमार्क अट्रैक्टिव लग रहा है क्योंकि यहाँ पे रनअप बाकी स्टॉक्स के कंपैरिजन में कम देखने को मिला है। इसके अलावा सर, अगर हम ऑटो सेक्टर की बात करें तो 2 से 3 दिन ऐसे थे जहाँ हमने देखा कि एक लगातार प्रॉफिट बुकिंग का एक जो दौर है वो इन स्टॉक्स में देखने को मिल रहा था, लेकिन कल के सेशन में टाटा मोटर्स हुआ, टीवीएस मोटर हुआ, इनमें हमने देखा है कि फिर से एक खरीदारी का रुझान जो है वो लौटता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या जो 2 से 3 दिन की एक थकावट कह सकते हैं या फिर रुकावट कह सकते हैं, जैसे आप डिफाइन कर रहे हैं, ऑटो शेयर में भी दोबारा फिर से खरीदारी करने के मौके आने लगे हैं? बिल्कुल भी नहीं। यहां पर संदीप जी ऑटो सेक्टर से अभी बनानी है दूरी, और थोड़ा सा और कंसोलिडेट होने दीजिए, हफ्ते 2 हफ्ते और गुजर जाने दीजिए। जब बजट का समय होगा उस टाइम पे थोड़ा सा देखेंगे, और उसके लिए अभी समय है। दूसरा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ऐसा नहीं कि मार्केट छोड़ देंगे। ऑटो में ऑटो के कंपोनेंट वाले पे जाएंगे, जैसे जेके टायर बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, टायर इंडस्ट्री है लेकिन काम है। अब दूसरी तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको ऑटो इंडिया 138 रुपए चल रहा है, उसमें एक अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। मुंजाल ऑटो, उसमें अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि कंपोनेंट की तरफ फोकस करें। बड़े दिग्गज जैसे टाटा मोटर, मारुति और भारत फोर्ज, इनको थोड़ा सा अभी 1-2 हफ्ते के लिए थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए। तो दिग्गजों से दूर रहें ऑटो पैक में, लेकिन ऑटो एंसिलरी पे फोकस करें। 3-4 स्टॉक्स आपको बताए भी गए हैं, जिसमें जेके टायर है, मुंजाल ऑटो है, ऑटो लाइन इंडस्ट्रीज है। इनमें आप चाहें तो खरीदारी करके चल सकते हैं। दिग्गजों से दूरी बनाना है, लेकिन मिड कैप और ऑटो एंसिलरी स्पेस ऑटो सेक्टर के लिहाज से काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं आज के सेशन की। आज के लिए आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, 4 दिन बीत चुके हैं और चारों दिन मजबूत थे। 4 दिन की मजबूती के बाद आज कहाँ पे फोकस करना चाहिए, किन सेक्टर्स पे नज़र रखनी चाहिए, और खास तौर पे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स जिनके वैल्यूएशन को लेकर सर हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स इमर्ज हुए थे, लेकिन लगातार अब फिर से मजबूती बनती हुई दिख रही है। परसों हमने देखा था 400 450 अंकों के आसपास की मजबूती दोनों इंडाइसिस में थी। कल फिर से 325 अंकों के आसपास की तेज़ी लेकर ये बंद होते हुए दिखे हैं। तो स्मॉल कैप मिड कैप में कोई ऐसा वैल्यूएशन का कंसर्न, कोई ऐसे पॉकेट जो आपने आइडेंटिफाई किए हो जहाँ पे अभी भी मौके हैं खरीदारी करने के? देखिए स्टॉक्स तो ऐसे बहुत से हैं, लेकिन इतनी लंबी लिस्ट यहाँ पर ले नहीं सकते। लेकिन हाँ ये जरूर है कि मैंने जैसे पहले मार्क बताया कि आपका जो प्रोग्राम है जिसमें क्या खरीदे क्या बेचे, उसमें मैं यही कहूंगा कि इस समय क्या खरीदे और बहुत कम, बहुत ज्यादा चीजें खरीदें और कुछ कम चीजें बेचें, शायद उस पे मार्केट यहाँ पर ज्यादा। मिड कैप पे आपको अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसा मुझे कोई स्टॉक दिखाई नहीं दे रहा जिसमें कि मुझे बहुत बड़ी गिरावट दिखाई, संकेत दिखाई दे रहे हो। लेकिन यहाँ पर मैं 2 स्टॉक्स को चूज कर रहा हूँ, लेकिन वो 2 स्टॉक इस तरीके के हैं जो 1-2 हफ्ते के लिए आप यहाँ पर लेकर चल सकते हैं। और मैं पीएसयूज की तरफ ही जाना चाहूंगा। अगर बैंकिंग काउंटर की तरफ जा रहे हैं तो आप पीएसबी और आईओबी और इंड बैंक को यहाँ पर फोकस, सॉरी, आप यहाँ पर इनको फोकस कर सकते हैं। और अगर आप दूसरी तरफ जाते हैं, यानी कि अगर स्टॉक स्पेसिफिक जाते हैं, तो आप एनबीसीसी, एनएमडीसी, आप इनको आप यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं और आपको उस तरफ फोकस करना चाहिए। लेकिन टॉप 2 स्टॉक्स अगर मुझे देने हैं तो अब मैं वो दे सकता हूँ। तो उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करते हैं सर। कुछ और सवाल भी है मेरे पास, मैं आपके पास आऊँगा, उसके लिए आखिर में उससे बातचीत करेंगे। लेकिन कुछ और पॉकेट्स हैं जिसके बारे में मैं, क्योंकि आप हमारे साथ हफ्ते या 2 हफ्ते में एक बार जुड़ते हैं, तो मैं मौका लेके उनके बारे में ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हैं जो आपकी राय सुनना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। तो डिफेंस स्पेस में हम देख रहे हैं कि लगातार बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। एक तबका है जिसे आप
शिपयार्ड स्टॉक्स कह लीजिए या फिर शिपिंग स्टॉक्स कह लीजिए या फिर डिफेंस का ऐसा तबका जिसमें शिपिंग लगा हुआ है, उसमें जीआरएसी है, गार्डन रीच हुआ, मझगांव डॉक हुआ, कोचिन शिपयार्ड हुआ, एचएएल भी फॉर दैट मैटर कल 1% के आसपास की मजबूती लेके बंद हुआ था। तो डिफेंस शेयरों में ये जो तेजी है क्या लंबी चलने वाली है सर? वैसे मैं बताऊं आपको संदीप जी, मैं आज डिफेंस की बिना चर्चा किए आपको जाने भी नहीं देता, क्योंकि डिफेंस स्टॉक में अपडेट काफी बड़े हैं। पहला, लॉन्ग टर्म ट्रेड वालों के लिए तो इतने मौके मिल रहे हैं, और मुझे लगता है आपको याद हो अगर कि मैजडॉक पे या फिर एचएएल की बात करें, इनके टारगेट बड़े लंबे दिए हैं। जैसे कि मैजडॉक पे टारगेट जो है वो 6,500 का है, एचएएल पे टारगेट जो है वो 7,500 का है, कोचिन शिपयार्ड 2,600 दिया था, वो अचीव हो गया है। लेकिन अभी भी प्रॉफिट बुक करने और रुकना चाहिए, और प्रॉफिट बुक करने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। कितना अभी और अप जाएगा? अगर बहुत ज्यादा आपको जरूरी है तो आप सिर्फ 2 से 5% का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, सॉरी 20% तक का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यानी 100 स्टॉक बाय किया है तो 20 स्टॉक में प्रॉफिट बुक कर लीजिए, वापस वेट कर लेते हैं, जब नीचे आएगा तो दोबारा लेंगे। लेकिन अभी का जो मोमेंटम है उसमें फिलहाल लॉन्ग टर्म ट्रेडर को कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, सिर्फ बने रहना है और ऐड करना है। अब किसके ऐड करने की बारी है? यहां पर बीईएमएल काफी दिनों से स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है, और बीडीएल थोड़ा सा कम चल रहा है, तो उन स्टॉक्स को ऐड करिए। लेकिन डिफेंस काउंटर से अभी लंबा चलने दीजिए, लंबे टारगेट आपको दिए हैं, ज्यादा चिंता मत करिए, ज्यादा देखिए मत, तेजी है, तेजी का एंजॉय करिए। तो एक आपने बीईएल बोला सर, दूसरा बीडीएल? जी ठीक है, तो एक हो गया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरा भारत डायनेमिक्स। ये दो स्टॉक्स हैं जिनको आपको ऐड करना है। और अभी आपके पास अगर मझगांव डॉक रखा है तो 6,500, एचएएल 7,500, कोचिन शिपयार्ड के 2,600 के टारगेट आ चुके हैं। लेकिन अभी भी आपको मुनाफा बुक करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लग ही रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग करनी भी है तो केवल 20% की प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। यानी कि अगर आपने 100 शेयर ले रखे हैं तो उसमें से केवल 20 शेयरों का मुनाफा आप बुक कीजिए। अगर नीचे में मिलते हैं तो इनफैक्ट और भी आप ऐड कर सकते हैं। और फ्रेश खरीदारी के लिए दो स्टॉक्स जैसे मैंने आपको बताया अभी, बीईएल और बीडीएल, ये डिफेंस स्पेस के दो ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको अभी भी आपको खरीदारी करना चाहिए। स्पेस में मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, इसलिए कोई चिंता या घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। इसमें बने रहिए, अपने मुनाफे को आप और भी आगे बढ़ता हुआ देख सकते हैं। डिफेंस के बाद सर सीमेंट एज अ पैक की मैं बात करना चाहूँगा। कल के सेशन में हमने देखा कि एक डिसाइसिव प्रॉफिट बुकिंग इन स्टॉक्स में देखने को मिल रही थी। कई सारे स्टॉक्स थे जैसे रैमको हुआ, अंबुजा हुआ, एसीसी हुआ, इन सब में 2 से 3% की गिरावट देखने को मिल रही थी। क्या सिर्फ ये मुनाफा वसूली है या एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा है सर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सीमेंट के स्टॉक्स जो हैं वो काफी दिनों से कंसोलिडेट कर रहे थे। फ्रेश ब्रेकआउट के साथ आपको बाइंग मोमेंटम भी देखने को मिला, लेकिन कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली कि थोड़ा कम है, इसी वजह से प्रॉफिट बुकिंग भी हावी हो जा रही है। लेकिन फिलहाल एज अ सेक्टर अगर मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि अभी आपको इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करिए। और स्टॉक्स अभी लंबे समय के हिसाब से देखते हैं तो बजट तक आपको थोड़ा मोमेंटम और यहां पर गहरा सकता है। आगे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन अगर प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो यहां पर 40% राय भी होगी कि आप पोजीशन काटिए, डिप मिलेगा। और खास तौर से डिप जो है वो जुलाई के मिड तक में ज्यादा मिलने के चांसेस है, उस टाइम पे आप ऐड कर सकते हैं। बाकी आपके शो को फॉलो करते रहें, हम लोग समय समय पर चर्चा करते रहते हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं सर आप हम हफ्ते में कम से कम एक दिन तो हमें ज़रूर देंगे ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो आपकी राय सुन सकें और डिसाइसिवली एक फैसला ले सकें सारे सेक्टर्स को लेकर। और जैसे आपने कहा भी, सीमेंट एज अ स्पेस में 40% मुनाफा अगर आपको मिल रहा हो तो आप उसे बुक भी कर सकते हैं। लेकिन बजट तक हो सकता है कि स्पेस में भी जो मोमेंटम है वो जारी रहता हुआ दिख सकता है। कुछ शेयरों की बात करें सर जो कि कल के स्टार परफॉर्मर थे, चाहे गिरने वालों की सूची में चाहे फिर चढ़ने वालों की सूची में, उसमें आइनॉक्स विंड था। ये कंपनी नेट डेट फ्री हो गई है। आईटीडी सीमेंटेशन था, इसमें एक प्रमोटर के एग्जिट होने की बातचीत चल रही है। शेयर दिन के दौरान 15% से ज़्यादा टूट गया था। एनबीएफसी कल का स्टार परफॉर्मर था। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में भी एक हमने एक्शन बनता वो देखा है कल के सेशन में। ऐसे स्टॉक्स जो कि बहुत वाइल्ड मूव्स दे रहे हैं, उन पर आपकी क्या राय होगी? देखिए, जो भी स्टॉक्स इस समय बाइंग मोमेंटम दिखा रहे हैं वो यहाँ पर न्यूज के साथ में और अच्छे खासे पैटर्न के साथ निकल रहे हैं, तो मुझे लगता है इन स्टॉक्स में भी कंटिन्यू करना चाहिए। जहां तक एनबीसीसी है या फिर आइनॉक्स विंड है, दोनों ही स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं, मुझे लगता है अभी कंटिन्यू यहाँ पर करना चाहिए। चलिए, तो आईटीडी सीमेंटेशन और आइनॉक्स विंड में कंटिन्यूएशन रखना चाहिए। आईटीडी सीमेंटेशन में कल हमने देखा था भारी गिरावट देखने को मिली थी। दिन के दौरान ये शेयर 16% के आसपास, 17% के आसपास भी लुढ़क गया था, लेकिन जो क्लोजिंग हुई है दिन के लो लेवल से थोड़ी सी रिकवरी के साथ देखने को मिली। तो इसमें आप चाहें तो बने भी रह सकते हैं, क्योंकि
क्योंकि दिन का लो आप देख सकते हैं 476 रुपये 30 पैसे का था, लेकिन क्लोजिंग आप देखिए 494 रुपये के आसपास देखने को मिली है। केवल प्रमोटर का एग्जिट हो रहा है, तो उस लिहाज से बिजनेस एज सच पे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा ऐसा कोई इम्पैक्ट अभी फिलहाल देखने को नहीं लग रहा है। एक बजट का ट्रिगर है सर मार्केट के सामने, और दूसरा है Q1 के नतीजे जो कि बहुत जल्द आने शुरू हो जाएंगे। बजाज फाइनेंस और वेदांता के बिजनेस अपडेट्स भी आए थे। वेदांता के अपडेट्स अच्छे थे, बजाज फाइनेंस के मिले जुले थे, तो उस हिसाब से हमने शेयरों में रिएक्शन आता हुआ देखा भी है। अभी तक के जो बिजनेस अपडेट्स आए हैं और जो Q1 को लेकर जिस तरह की रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही हैं, नंबर्स कैसे आएंगे, कोई ऐसे स्टॉक्स जो आपने आइडेंटिफाई किए हो नतीजों के लिहाज से जहां पे अभी से ही पोजीशन खड़ी की जा सकती हो? देखिए, मुझे लगता है कि अभी थोड़ा बजट को लेकर के यहाँ पर पोजीशन ज्यादा बनाने की जरूरत है। और क्योंकि इस समय आप संदीप जी देख रहे होंगे कि मार्केट में, मैंने पहले ही बताया कि कुछ ऐसा बचा ही नहीं है जो आपको ऑलरेडी ग्रीन ना दिखाई दे रहा हो। फंडामेंटल है या टेक्निकल है नहीं है, लेकिन उनकी हवा में स्टॉक्स चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कोशिश करें, अच्छे स्टॉक्स को बाय करें, और जिस हिसाब से अभी Q1 के नतीजे आएंगे, मुझे लगता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी हावी होती हुई नजर आएगी। तो फिलहाल स्ट्रैटेजी के लिए अभी थोड़ा एक दो ट्रेडिंग सेशंस और रुकना चाहिए। चलिए, तो अब उस घड़ी का वक्त आ गया है जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे, जो आप शेयर्स हमारे साथ शेयर करना चाह रहे थे सर। वो बताइए सर, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आज या फिर छोटी अवधि में, यानी कि शॉर्ट टर्म में पैसा बनता हुआ नजर आ सकता है? कुछ ऐसे नगीने जो आप चुनकर लेके आए हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, एक की चर्चा तो आपने कर ही ली है, जिसका नाम है एनबीसीसी, और उसने आज जंप दिखाया, अपना दम दिखाया, लेकिन ये दम अभी अगले एक दो हफ्ते में और देखने को मिलेगा। तो करंट लेवल से बाय किया जा सकता है 200 के टारगेट के लिए, 180 के स्टॉप लॉस से। और दूसरा स्टॉक तो वैसे कई बार दम दिखा चुका है, लेकिन अभी भी अग्रेसिव तरीके से बढ़ रहा है, वो है एरिकॉन। इस समय करंट लेवल पे होगी बाय की रिकमेंडेशन। 300 के टारगेट जल्द अचीव होते हुए नजर आएंगे। स्टॉप लॉस देखते हैं तो 265 रुपए का। और इरकॉन 2 हफ्ते के लिए इसलिए रखा है क्योंकि बजट से पहले इसमें और रैली आने के चांसेस हैं, और वो शुरुआत दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है ये 2 स्टॉक्स आपको पोर्टफोलियो में ऐड करने चाहिए। चलिए, तो पूरी तरह से फोकस बजट के ऊपर है, और 2 PSU स्टॉक्स हैं जो कि रवि जी हमारे लिए चुनकर लाए हैं। कल का स्टार परफॉर्मर था एनबीसीसी, उसमें मोमेंटम अभी भी जारी रह सकता है। 2 हफ्ते का आप व्यू रखिए, इसमें 200 रुपये तक के टारगेट आ सकते हैं। 180 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लें, 185 रुपये के आसपास का क्लोज था। और दूसरा नाम है रेलवे स्पेस से इरकॉन का, क्योंकि बजट आ रहा है तो रेलवे स्टॉक्स में हम देखते हैं कि अमूमन बजट से पहले काफ़ी अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखता है। तो 265 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 300 रुपये तक के जो लेवल्स हैं वो इरकॉन के स्टॉक में भी देखने को मिल सकते हैं। तो रेलवे भी हो गया कवर, डिफेंस भी कवर हो गया, PSU स्टॉक्स भी रवि सर ने हमें कवर कर दिए हैं, और उसके साथ साथ हेल्थ केयर, फार्मा, सीमेंट, सारे सेक्टर्स पे बातचीत हो गई। बहुत सारे सेक्टर्स, बहुत सारे स्टॉक्स पर सर बातचीत हुई है। इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, कोई डिस्क्लोजर जो आप शेयर करना चाहेंगे सर? जिन भी स्टॉक्स की चर्चा करी है, ये सारे स्टॉक्स रिकमेंडेशन पे गए हुए हैं क्लाइंटों को। मेरी पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े। और एक आपसे गुजारिश है, जैसे हमारे दर्शक आपसे हमेशा मिलना चाहते भी हैं, तो हफ्ते में अगर एक दिन आप समय दे दिया करेंगे तो आपका बहुत धन्यवाद होगा सर। जी बिल्कुल। चलिए, तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, लेकिन जब तक 52,700 का लेवल बैंक निफ्टी पर और 24,100 का लेवल निफ्टी पे इंटैक्ट है, नहीं टूटता है, तब तक आपको बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना के चलना है। कोई ऐसी घबराने या चिंता की बात नहीं है। केवल वीकली एक्सपायरी के चलते कल के सेशन में हमने बाजार में उठापटक देखी थी। बाजार में तेजी का मोमेंटम अब भी जारी रहेगा, और उम्मीद करते हैं कि आज का दिन भी आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अब आपसे सोमवार को मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।